हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें हमने लगभग 7 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर था वो 3 पार्ट्स में ही डिवाइड था। पहले में हमने देखा था कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, सेकेंड पार्ट में हमने देखा इम्यूनिटी। अब जो ये थर्ड पार्ट है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एड्स, कैंसर एंड जो ड्रग अब्यूज़ है उसके बारे में। ठीक है, तो जो ये थर्ड पोर्शन है हमारे चैप्टर का, उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं एड्स डिजीज़ के बारे में। तो एड्स है कि एक्चुअली में ये एक जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी डेफिशिएंसी है, यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। इस डिजीज़ में जो HIV वायरस है वो क्या करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो अब जब कोई जो हम वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को ही इफ़ेक्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो एड्स है इसकी क्या फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स क्या है, एक एक्वायर्ड डिजीज़ है जो कि कोई भी इंडिविजुअल इसको क्या करेगा, एक्वायर करेगा ड्यूरिंग हिज एंड हर लाइफ टाइम। ठीक है, ना कि ये कंजेनाइटल है। कंजेनाइटल क्या होता है, जो बाय बर्थ होती है, तो ये बाय बर्थ नहीं होती है। इसको हम हमारी लाइफ टाइम में क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, अचीव करते हैं। एंड ये किसका डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ CMI यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का। क्योंकि हमने देखी थी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो 2 टाइप्स की थी, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या थी, B सेल्स पाई जा रही थी, जो B लिम्फोसाइट सेल थे वो पाई जाती थी ब्लड के अंदर। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन सी पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो T सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। तो इसमें जो ये एड्स है इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हेल्प करती हैं T हेल्पर सेल्स। ठीक है, जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है इसके अंदर हमारी जो T हेल्पर सेल्स हैं वो क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं। ठीक है, दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि इसकी डेफिशिएंसी होती है इसमें हमारे इम्यून सिस्टम की। हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, अगर ये डिजीज़ हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर रही है, उसको वीक कर रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, जो हमारी बॉडी है उसमें क्या हो जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। और अगर कोई हमको छोटा सा हल्का सा भी जुकाम खांसी होगा ना, तो फिर वो हमारे लिए फैटल बन जाता है, यानी कि वो हमको फिर मार भी सकता है, ख़त्म भी कर सकता है। ठीक है, acquired during the lifetime of an individual indicating that it is a not an congenital disease। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, और इससे यह क्या प्रूफ होता है कि ये कॉन्जेनाइटल डिजीज़ नहीं है, यानी कि ये बाय बर्थ नहीं मिलती है। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, और सिंड्रोम क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। AIDS was first reported in 1981 and in the last 25 years or so it has spread all over the world killing more than 25 million person। तो अब जो ये एड्स है, ये फर्स्ट टाइम जो एड्स का केस है वो आया था 1981 में। ठीक है, और वो भी कहाँ पे आया था, USA में। ठीक है, अब जो फर्स्ट केस 1981 में आया, उसके बाद जो लास्ट 25 ईयर्स हैं उनमें ये बीमारी इतनी बुरी तरह, इतनी तेज़ी से फैली, यानी कि मोर देन 25 मिलियन जो पर्सन है वो अभी तक क्या हो गए, मर चुके हैं इस बीमारी के कारण। ठीक है, जो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट केस ये USA में आया था 1981 में, लेकिन जब हमारे इंडिया में ये फर्स्ट केस आया था वो कहाँ पे आया था और कब आया था। तो हमारे इंडिया में ये जो फर्स्ट केस आया था वो आया था चेन्नई में, और वो भी कब आया था, 1986 में। ठीक है, एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो अब इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसको कौन कॉज कर रहा है एड्स को, वो कर रहा है HIV वायरस। ठीक है, जिसकी क्या फुल फॉर्म है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ए मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस, जो कि किसका मेंबर है, रेट्रोवायरस का। ठीक है, यानी कि HIV क्या है, एक रेट्रोवायरस है। अब रेट्रो का क्या मतलब है, रेट्रो का मतलब है री माने रिवर्स, ट्रो माने ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में तो क्या होता है, DNA से RNA बनता था, लेकिन यहाँ पे होती है जो एड्स डिजीज़ हो जाती है उसमें होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, RNA से DNA बन जाता है। ठीक है, तो जो HIV है वो क्या है, एक रेट्रोवायरस है, विच हैव एन एनवलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक एनवलप, जिसको एनवलप क्या होता है, एक प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, जिसके अंदर जो RNA है वो एक जीनोम में वो पाया जाता है।
ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर बाय। अब जो ये ट्रांसमिशन है इसका HIV वायरस का, वो कैसे होता है, तो अब देख लेते हैं कि जो एड्स है वो कैसे फैलता है, किसके थ्रू फैलता है। सबसे पहले तो ये फैलता है थ्रू ब्लड कांटेक्ट, यानी कि ब्लड जो ट्रांसफ्यूशन है वो होता है। जैसे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ब्लड है वो किसी हेल्दी पर्सन में क्या करते हैं, उसको चढ़ा दिया जाता है, तो फिर वो जो हेल्दी पर्सन है वो भी कैसा हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल, पहला तो इसके अंदर दिया हुआ है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है HIV से, तो अगर हम उसके साथ क्या होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हेल्दी पर्सन था वो भी कैसा हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है बाय ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन प्रोसेस है उसके थ्रू भी क्या हो जाता है, जो ये ट्रांसमिशन है HIV वायरस का वो होता है। ठीक है। थर्ड क्या है, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर्स। अब जो ये इन्फेक्टेड नीडल्स है अगर उनको शेयर कर दिया जाता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, जैसे हॉस्पिटल्स में भी क्या होता है, अगर कोई नीडल्स या फिर यूज़ की जा रही है किसी वो इंजेक्ट करने के लिए ड्रग्स को, तो क्या होगा, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन की वो नीडल्स थी और वही हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट किए कर दी जाती है, तो फिर क्या होगा, वो जो हेल्दी पर्सन है वो भी कैसा हो जाएगा, उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। और ये इन ड्रग अब्यूज़र्स के केस में क्या होता है, जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं हाई अमाउंट में। तो अब वो ड्रग्स लेते हैं तो वो ये नहीं देखते कि जो ये नीडल है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन की है या नहीं, तो क्या कर रहे हो, डायरेक्टली अपने बॉडी में इसको इंजेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो भी पर्सन क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है HIV वायरस से। फोर्थ क्या है इसमें, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। तो जब फीटस मदर के वॉर्म में होता है, यानी कि जब मदर के स्टमक में जो बच्चा होता है उस समय जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू अगर मदर क्या है, इन्फेक्टेड है HIV से, तो प्लेसेंटा के थ्रू वो किस में चला जाएगा, जो फीटस है उसके अंदर। ठीक है। तो उससे जो फीटस है वो भी कैसा हो जाएगा, HIV इन्फेक्टेड। ठीक है। और उसमें क्या क्या हो सकता है, मदर्स मिल्क के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है। सो पीपल हु आर एट अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड। अब तो अब देख लेते हैं कि जो HIV एड्स है इसका रिस्क किस किस पर्सन में देखने को मिलता है। सबसे पहले है इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, मीन्स जिस इंडिविजुअल के एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। ठीक है। अगर वो इंटरकोर्स कर रहा है एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ, तो उनमें क्या होता है, इसके होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। ड्रग एडिक्ट हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली, दूसरा क्या है, जो ड्रग्स लेते हैं वो भी क्या करते हैं, जो अपने वेन होते हैं उनमें ड्रग्स को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, इस बीमारी को फैलने का हाई रिस्क होता है। थर्ड क्या है, इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूशन एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर। और ये रिस्क देखने के लिए मिलता है, जैसे जो किडनी डायग्नोसिस करवाते हैं ना, उनमें भी क्या होता है, उनमें ब्लड जो ट्रांसफ्यूशन है वो रेगुलरली करवाना होता है, रिपीटेडली, इसीलिए उनमें भी ये रिस्क हो सकता है। ठीक है। और जो चिल्ड्रन बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर, यानी कि अगर कोई HIV इन्फेक्टेड मदर है तो उससे जो बच्चा जन्म ले रहा है उसको भी ये इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है। डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूशन, तो आपको पता है कि जो पीपल है वो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूशन कब करवाता है, तो एक डिजीज़ होती है थैलेसीमिया। ठीक है। उसके अंदर जो पेशेंट है उसको रिपीटेडली क्या करवाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशन। It is important to note that HIV/AIDS is not spread by mere touch or physical contact. तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो एड्स है ना वो टच करने से या फिजिकल कांटेक्ट से, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि ये जो डिजीज़ है ना ये ब्लड में हो रही है, क्योंकि जो इसका वायरस है वो ब्लड में जा रहा है। तो इसी वजह से जब कोई अंदर का, जैसे मेनली कोई सेल्स वगैरह जो हमारी ब्लड के ट्रांसफ्यूशन हो रही है दूसरे जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर, तब होता है ये। ठीक है। कोई फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होता है ऊपर से। ठीक है। इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, तो ये किसकी वजह से फैल रहा है, सिर्फ जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी वजह से। ठीक है। इट इज़ हैंस इम्पेरेटिव फॉर द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग दैट द HIV/AIDS इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी।
तो इसीलिए जो HIV एड्स से पीड़ित जो पर्सन है उसको कभी हमें आइसोलेट करके नहीं रखना चाहिए कि उसको हमने बिल्कुल अलग छोड़ दिया, उसको टच नहीं हो रहे हैं, उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये किसकी वजह से फैल रहा है, बॉडी फ्लूइड्स की वजह से, ना कि कोई फिजिकल कांटेक्ट या टच की वजह से। देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन the infection and appearance of AIDS symptoms. These periods may vary from few months to many years, usually 5 to 10 years. तो इसका क्या मतलब है, टाइम लैग का मतलब होता है इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि जब इन्फेक्शन होता है, यानी कि जब HIV वायरस एंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, और उस समय जो हमारी बॉडी क्या होती है, उससे इन्फेक्ट हो जाती है। लेकिन जो इसके सिम्टम्स हैं एड्स के, वो लगभग 5 से 10 साल बाद दिखते हैं, ठीक है। वो उसी समय जैसे इन्फेक्शन हुआ तभी हमें सिम्टम्स नहीं दिखेंगे इसके। तो इसीलिए इसमें कितने टाइम लग जाता है, कुछ मंथ से कुछ साल लग जाते हैं इनके जो सिम्टम्स हैं उनको आने में। तो हम देख लेते हैं जो फिगर 8.6 में रेप्लिकेशन और रेट्रोवायरस दिया है उसके बारे में, यानी कि जो HIV वायरस है उसका मोड ऑफ एक्शन हम अब देख लेते हैं फिगर से। तो सबसे पहले क्या होता है, जो रेट्रोवायरस है यानी कि जो HIV वायरस है, सबसे पहले तो वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी कि उसमें 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो ये वायरल RNA है जिसके अंदर वायरस प्रेजेंट है, तो अब ये क्या करेगा, जो हमारी होस्ट सेल है, जो हमारा होस्ट है, उसमें पाए जाते हैं CDH रिसेप्टर्स। अब ये क्या करेगा, अपने CDH रिसेप्टर से आके क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जुड़ने के बाद जो उसका एक मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर जो RNA वायरल RNA है वो किस में इंट्रोड्यूस हो जाता है, होस्ट सेल में। तो फिर जैसे ही जो वायरस है वो होस्ट सेल में एंटर करता है, तो जो वायरल RNA था वो रेप्लिकेट करके क्या बना लेगा, DNA, ठीक है। अब कैसे, जैसे क्योंकि इसमें पाई जाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन जाएगा, फिर इसमें DNA बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो DNA वो कैसा है, वायरल, ठीक है, क्योंकि वायरल जो RNA था उससे ये वायरल DNA बना है। अब ये वायरल DNA क्या करेगा, जो जीनोम है हमारा, न्यूक्लियस के अंदर जो DNA प्रेजेंट है वहाँ पे क्या करेगा, एंट्री लेगा, ठीक है। तो क्या किया, जो वायरल DNA उसने क्या किया, होस्ट सेल के न्यूक्लियस में एंट्री ले ली। अब जैसे ही जो वायरल जो DNA था उसने होस्ट सेल के न्यूक्लियस में एंट्री ले ली, उसके बाद क्या होगा, जो होस्ट सेल है उसको क्या लगता है कि ये जो वायरल DNA है वह उसका खुद का DNA है, इसीलिए क्या करेगा, आगे जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो शुरू कर देगा। फिर क्या होगा, DNA से क्या बनेगा, RNA। तो अब जो ये RNA बना रहा है वो कैसा बना रहा है, वायरल, यानी कि HIV वायरस इसमें हो चुका है। अब ये जो वायरल DNA है, DNA से क्या बना, वायरल RNA। अब ये वायरल RNA से जो न्यू वायरस हैं वो बन जाते हैं, यानी कि ये आगे डिवाइड करेंगे और न्यू वायरस बनेंगे। फिर ये जो न्यू वायरस हैं वो क्या करेंगे, आगे जो अदर सेल्स हैं उनको भी इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, वायरल DNA से RNA बनता है और RNA से फिर वायरल प्रोटीन बनेंगे, और फिर ये जो है नॉर्मल सेल्स को क्या करेंगे, इन्फेक्ट कर देंगे। अब जैसे जैसे इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे जो वायरस हैं उनका नंबर भी बढ़ता जाएगा। फिर जो ये हमारी T सेल्स हैं, क्योंकि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में किस में होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि T सेल्स को इफेक्ट करता है। तो अब क्या होगा कि इनकी जो नंबर ऑफ वायरस है वो बढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो T सेल्स हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। और जो मैक्रोफेज हैं वो जो इम्यून सिस्टम का क्या है, एक पार्ट है, उनको भी क्या कर देता है, ये कम कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जाएगा, ठीक है। और जैसा हमने देखा था कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो कम से कम 5-10 साल के बाद ही दिखते हैं, इसीलिए ये तब तक हमारे जो इम्यून सिस्टम है इसको पूरी तरह वीक कर देता है, और इससे छोटी सी अगर हमें कोई बीमारी हो गई है तो वो भी हमारी लिए कैसी हो जाती है, बहुत फैटल हो जाती है, ठीक है। After getting into the body of the person, the virus enter into macrophages where RNA genome of virus replicate to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase. तो यहाँ क्या हुआ, जो वायरस था वो होस्ट में क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब जो ये होस्ट था वो वायरल जो RNA है वो क्या बना लेता है, वायरल DNA बना लेगा। तो अब जो ये वायरस है वो माइक्रोफेज में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। माइक्रोफेज क्या होते हैं, ये फैक्ट्री HIV की, क्योंकि ये क्या करती है, वहाँ पे जो HIV वायरस है ना वो डिवाइड करता है, लेकिन वो डिवाइड करता रहता है पर मैक्रोफेज को मारता नहीं है। लेकिन जो T हेल्पर सेल्स हैं उनमें क्या करता है, ये डिवाइड भी करेगा और फिर उनको बाद में मार भी देगा,
ठीक है। तो इसीलिए जो टी हेल्पर सेल्स हैं उनके जो काउंट हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और रिड्यूस होके लगभग जो 200 पर mm³ है वो बचती हैं टी सेल्स लास्ट में ब्लड के अंदर, ठीक है, जो कि बहुत कम होती हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, बहुत वीक। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी किसकी वजह से मेंटेन रहती है, टी सेल्स की वजह से, ठीक है। अगर वो ही नहीं होंगी, वही कम हो जाएंगी, तो हमारी इम्यूनिटी भी कैसी हो जाएगी, बहुत वीक। This viral DNA gets incorporated into host cell DNA and direct the infected cells to produce virus particles. अब क्या होगा, जो ये DNA था, वायरल DNA, वो आगे क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा सेल्स को और वायरल पार्टिकल्स बना लेगा। The macrophages continue to produce virus and in this way act like a HIV factory. इसीलिए जो मैक्रोफेज है वहाँ पे क्या होता है, जो वायरस है वो कंटिन्यूसली क्या हो जाता है, डिवाइड होता रहता है, बनता रहता है, और जिसकी वजह से जो मैक्रोफेज है उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ HIV, ठीक है। साइमल्टेनियसली HIV एंटर इनटू द हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल। फिर जो HIV है वो कहाँ पे एंटर करता है, जो टी सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल्स, वहाँ पे। एंड द रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजनी वायरस, वहाँ पे भी क्या करेगा, फिर ये रेप्लिकेट करेगा और जो और भी प्रोजनी है वायरस की वो बनाएगा। एंड द प्रोजनी वायरस रिलीज्ड इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। फिर जो प्रोजनी है वो क्या करेंगी, ब्लड में एंटर होंगी और जो अदर टी हेल्पर सेल्स हैं उनको क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। दिस इज रिपीटेड leading to a progressive decrease in the number of T helper cells in the body of the infected person। अब ये क्या करेगा, जो T helper cells हैं उसकी जो नंबर है, काउंट है, उनको कम कर देगा इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के अंदर। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफ़र फ्रॉम बॉट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स दिखेंगे। वो कौन कौन से हैं, जैसे फीवर है, वॉमिटिंग है, नोजिया है, या फिर लेथर्जी यानी कि बहुत कमजोरी फील होगी, हेडेक होगा, डायरिया है, वेट लॉस है, ये सारे सिम्टम्स फिर उसको दिखाई देंगे, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi, and even parasite like toxoplasma. The patient becomes so immunodeficient and that she is unable to protect himself herself against these infections. तो अब इस इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होगा कि जो छोटे छोटे वायरस बैक्टीरिया थे ना, जो पहले हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जो ये HIV वायरस आने से पहले, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम उनको क्या कर रहा था, मार के भगा देता था उस टाइम। लेकिन जब ये इन्फेक्शन हो जाता है, HIV इन्फेक्शन, तो इसके बाद ये छोटे छोटे जो वायरस, फंगाई, बैक्टीरियाज हैं ना, यानी कि जुकाम भी है, खांसी भी है, इनसे भी जो हमारी बॉडी है वो कैसी हो जाती है, इन्फेक्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता जो इन्फेक्शंस हैं उनसे। A widely used diagnostic test for AIDS is enzyme linked immunosorbent assay। तो अब इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, जो एड्स है इसका कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं एलिसा टेस्ट से, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay। Treatment of AIDS with antiretroviral drugs is only partially effective. They can only prolong the life of patient but cannot prevent death, which is inevitable। तो ये एड्स का जो ट्रीटमेंट है वो किससे किया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती हैं पेशेंट को, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, जो रेट्रोवायरस है उसके एंटी होती हैं, इसीलिए जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं, जो कि पार्शियली इफेक्टिव होती हैं, पूरी तरह ये नहीं इफेक्ट करती हैं, पूरी तरह क्योर नहीं कर सकती, ट्रीटमेंट नहीं कर सकती हैं। और ये जो हैं वो सिर्फ जो हमारी लाइफ है ना उसको बढ़ा सकती हैं, लेकिन हमारी जो डेथ है उसको नहीं रोक सकती, ठीक है। ये सिर्फ हमारी लाइफ को क्या कर सकती हैं, थोड़ा लॉन्ग कर सकती हैं, लेकिन हमारी डेथ इससे ऐसा नहीं है कि रुक जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं या ट्रीटमेंट है वो इसका पूरी तरह इनको क्योर नहीं कर पाता है। दैट मीन्स कि जो ट्रीटमेंट है वो क्योरेबल नहीं है, इसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं, बस इसको हम लोग हमारी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, किसकी वजह से, जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है उसकी वजह से, ठीक है। जैसे इनमें कौन कौन सी थेरेपी हम दे सकते हैं, एजिडोमाइथिडिन, ठीक है, दूसरी DDI, ये कुछ जो ड्रग्स हैं वो हम दे के जो पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन, उसकी लाइफ को थोड़ा लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन उसकी डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं रोक सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट है प्रिवेंशंस ऑफ एड्स, यानी कि हम जो एड्स है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एज एड्स हैज़ अ नो क्योर, क्यों, जैसा कि हम जानते हैं एड्स का कोई क्योर नहीं है। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इसीलिए जो प्रिवेंशन है वो क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंशंस लेने चाहिए। जैसे HIV इन्फेक्शंस मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न एंड इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन इनएडवर्सली लाइक न्यूमोनिया और टाइफाइड। तो जो ये एड्स है ये किसकी वजह से प्रिवेंट होता है, हमारा कुछ बिहेव की वजह से, ठीक है, ना कि ये डिजीज़ कोई वायरस आके हमारी जो डिजीज़ कॉज कर रहा है जैसे निमोनिया टाइफाइड है, इस तरह नहीं होता है। ये किसकी वजह से होता है, जो फ्लूइड्स हैं उनके ट्रांसफ्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। Of course, infection in blood transfusion patient newborn from mother etc may take place due to poor monitoring। ये किसकी वजह से होता है, जो इन्फेक्शन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूशन की वजह से हो सकता है, या जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, जो मदर से जो बेबी हो रहा है, अगर मदर इन्फेक्टेड तो उसकी वजह से हो सकता है, और जो पुअर मॉनिटरिंग है हमारी उसकी वजह से हम ध्यान नहीं देते, इस वजह से, ठीक है। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट हैज़ बीन राइटली सेड। तो इसका जो मेनली क्या कारण है, हम जो इसको कैसे बचा सकते हैं, इनको इग्नोर करके और अच्छे से हम इनमें ध्यान दें, तो हम जो ये एड्स है उसको होने से बचा सकते हैं। इन अवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। तो हमारे इंडिया में कुछ नॉन गवर्नमेंटल एंड गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलाए जा रहे हैं, जो कि क्या करते हैं, इन बीमारी को टाइम टू टाइम चेकअप करवा के इनको रोक सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी है, एक है नेको और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है NGOs, ठीक है, जो कि आगे क्या कर रहे हैं, जो पीपल हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं हमारी जो एड्स डिजीज़ है उसके बारे में। WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection। और WHO भी क्या कर रहा है, नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स को बढ़ा रहा है ताकि जो HIV इन्फेक्शन है वो उसको फैलने से रोका जा सके। Making blood from blood banks safe from HIV, ensuring the use of only disposable needles and syringe in public and private hospitals and clinics, free distribution of condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex and promoting regular checkups for HIV in susceptible population are some such steps taken up। तो अब जो क्या क्या प्रिवेंशंस हैं जो लेने चाहिए, जैसे ब्लड बैंक में क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो सेफ़ तरीके से रखा जा रहा है, जो कि चेक करके देखा जा रहा है कि जो HIV से पीड़ित जो पेशेंट है उससे तो नहीं लिया गया है, ठीक है, उनको सेफली क्या करें, ब्लड बैंक में उनको जमा कर रहे हैं। फिर जो इंश्योर करते हैं कि जो डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज हैं उनका ही यूज़ किया जाए पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में, ठीक है, ना कि जो यूज्ड जो नीडल्स हैं उनको यूज़ किया जाए। और ये डिजीज़ किसकी वजह से फैल रही थी, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, इसीलिए जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्डम्स का वो भी किया जाए, और कंट्रोलिंग किसको कंट्रोल किया जाए, ड्रग अब्यूज़ को। ड्रग अब्यूज़ को क्यों, क्योंकि उसमें क्या कर रहे थे, जो इन्फेक्टेड पर्सन था वो क्या कर रहा था, जो ड्रग अब्यूज़र है वो जो नीडल है इन्फेक्टेड उससे ही अपनी बॉडी में क्या कर रहा है, उसको इंजेक्ट करके जो ड्रग है वो ले रहा है, ठीक है। फिर क्या है, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, तो सेफ सेक्स करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ नहीं करना चाहिए, एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन। अगर कोई ससेप्टेबल मिलता है कि हाँ अगर हमें HIV या एड्स होने की संभावना है तो हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर चेकअप्स करवाने चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम लोग क्या कर सकें, यूज़ कर सकते हैं और जो एड्स है उसको रोक सकते हैं। Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden, since then the infection may spread to many more people। तो जो HIV एड्स है उसको क्या करते हैं, लोग छुपाते हैं, ठीक है, लोग उसको क्या है, छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए, ताकि जो और भी पर्सन्स हैं उनमें क्या है वो ये जो HIV एड्स है वो स्प्रेड ना हो, ठीक है। HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग शन्ड बाय सोसाइटी। तो जो एड्स से पीड़ित जो पेशेंट है उसको क्या है, सिंपैथी की ज़रूरत होती है, ठीक है, ना कि उसको जो पीपल हैं वो क्या करें, डिनाइड कर दें, यानी कि उसको क्या करें,
नकारना नहीं चाहिए, ठीक है। उनको किसकी ज़रूरत होती है, सिंपैथी की ज़रूरत होती है, तो उनको वो देनी चाहिए। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइजेज इट एज अ प्रॉब्लम टू बी डील्ड विद द कलेक्टिव मैनर, द चांस ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ डिजीज इंक्रीज मैनी फोल्ड। इट इज़ अ मेलेडी दैट कैन ओनली बी टैकल्ड बाय द सोसाइटी एंड मेडिकल फैटर्निटी एक्टिंग टुगेदर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। तो जो सोसाइटी है उसको इस प्रॉब्लम को क्या करना चाहिए, कलेक्टिव मैनर में डील करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो ये डिजीज़ है इसके स्प्रेड को कम किया जा सके और इसको टैकल किया जा सके इसके अर्ली स्टेज में ही, ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा, हम इसको प्रिवेंट होने से बचा सकते हैं, यानी कि इसको फैलने से हम बचा सकते हैं। तो इसीलिए इसके प्रिवेंशन में ये ज़रूरी है कि पूरी सोसाइटी और जो पब्लिक है वो इसको कैसे ले, सीरियसली ले, ठीक है, ना कि इसको अशेम्ड नज़रों से देखे। ओके, तो इसलिए पूरी सोसाइटी को इसको क्या करना चाहिए, टुगेदर होके यानी कि एक साथ होके इसके जो प्रिवेंशन है उनको करना चाहिए और इस जो बीमारी है इसको होने से रोकना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट डिजीज़ है कैंसर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।